नमस्कार सभी सखियों को, सभी सखाओं को। और आज मेरे सामने बैठी हैं, बोलिए अपना नाम आप स्वयं, अपना परिचय आप स्वयं दीजिए। चंचल वर्मा का यानी मेरा सभी को नमस्कार। आरती आपको भी नमस्कार। हमारे बहुत सारे जो सुनने वाले हैं बैठे हैं रेडियो सेट के सामने सुनने के लिए अपना पसंदीदा कार्यक्रम सखी सहेली। तो सखी चंचल, आपको भी मेरा, जो मैं आपको नमस्कार कर रही हूँ, आपको मेरा या मेरा आपको नमस्कार। तो चलो नमस्कार हुआ। अब बताते हैं कि आज के कुछ खास विषय या जिन विषयों पर हम चर्चा करेंगे वो क्या है। हम विषय पे आ जाते हैं ना। तो भारतीय नौसेना दिवस है, इस पर बात होगी। जो दिवस हैं खास होते हैं ये, क्योंकि इनको मनाने का कुछ ना कुछ कारण होता है। बिल्कुल। तो ऐसे ही है विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस, इसके बारे में भी बात होगी। जी हाँ, और हम बात करेंगे फोन का बैकअप लेना क्यों जरूरी होता है और कैसे लेना चाहिए और आपको लेना क्यों चाहिए। और साथ ही हम बात करेंगे कहीं जाने वाले ना, पर्यटन के लिए, घूमने के लिए। गुरुवार का दिन है, पर्यटन का दिन तो होता ही है। बिल्कुल। तो हम घूमने जाएंगे मेघालय, जिसे मतलब बादलों का कह दिया जाए ना शहर। तो मेघालय में नोंगजोंग है ना, बड़ी सुंदर जगह है, बहुत सुंदर। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी आती हैं हमारे सामने कि हर जगह सकारात्मक जवाब हमें नहीं मिलता, हमें ना का सामना करना पड़ता है, और ये चीज हमें बहुत डिसअपॉइंट कर देती है। कई बार हम चिढ़ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। तो जब हमें नकारात्मक जवाब मिलते हैं या नकारात्मकता कहीं से मिलती है, तो उस चीज को कैसे हैंडल करना चाहिए, किस तरह स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल, और स्वीकार करना बहुत जरूरी भी है। हाँ। और खासकर बच्चों को ही समझाना जरूरी है कि कोई बात नहीं, ना सुनना या कहीं थोड़ी सी असफलता मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। जो इतना बड़ा जीवन में, तो उसमें कुछ ना कुछ तो चीजें चलती रहती हैं। हमें ना को भी स्वीकार करना चाहिए, जैसे हम हाँ को स्वीकार करते हैं। तो इसके लिए आप कौन सा अपना सुझाव देना चाहते हैं या कोई एक्सपीरियंस हो आपको बताना चाहते हो तो आप बता सकते हैं। बिल्कुल। कई बार हम बहुत पॉजिटिविटी के साथ, जैसे हमने अगर खाना ही बनाया, हम चाहते हैं कि आज सब हमारी तारीफ करेंगे, लेकिन अगर उन्होंने नहीं कहा, तो आपके साथ कभी कुछ इसी तरह का कोई एक्सपीरियंस हुआ हो, किसी ने आपकी तारीफ ना करी हो, तो आपने उस ना को अच्छे से सुना या फिर उनको अच्छे से डांटा आपने। कई बार ऑफिस के काम में भी हम बहुत सारी तैयारी करके चलते हैं, हमें लगता है कि शायद हमें एप्रिसिएशन मिलेगा, तारीफ मिलेगी, प्रशंसा मिलेगी, लेकिन अपनी गलतियां हमें कई बार नजर नहीं आती हैं। हमारी तरफ से वो हमने बहुत बेहतर किया था, लेकिन जो हमसे भी ज्यादा एक्सपर्ट लोग हैं वो उस चीज को देखकर समझ पाते हैं कि ये चीज वाकई में कमी के लायक थी। तो जब वो हमें समझाते हैं तो हम स्वीकार कर लें इस बात को कि ये, और अपने अंदर हम सुधार तभी ला सकते हैं ना, जब मैं अपने अंदर की कमियां बताऊंगी तो अच्छी बात है, सामने वाला हमें हमारी कमी बता रहा है और उस चीज को एकदम से हमें नहीं बता रहा कि हाँ हर चीज के लिए आपके लिए हाँ ही हाँ है। तो कभी कभी आपको ना को भी स्वीकारना चाहिए। तो अभी अगर हम गाना नहीं सुनवाएंगे ना, तो हमारे सुनने वालों को लगेगा भाई ये बहुत ज्यादा बातें कर रही हैं। अच्छा, एक गीत आप सुनवाई दीजिए। चलिए सुनते हैं। रेशमी
हाँ, तो चंचल अब बात कर लेते हैं भारतीय नौसेना दिवस की। तो आज है नौसेना दिवस, जो भारतीय नौसेना दिवस की नौसेना की भूमिका और उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और भारत में नौसेना दिवस जब मनाया जाता है, हम समुद्र की रक्षा में तैनात अपने बहादुर नौसैनिकों के साहस और अनुशासन और उनके बलिदान को याद करने के लिए इस दिवस को मनाते हैं। और आरती, ये सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, बल्कि 1971 के ऐतिहासिक नौसैनिक अभियानों और भारतीय नौसेना की निरंतर उत्कृष्टता की याद भी दिलाता है, जिसने भारत को एक मजबूत समुद्री शक्ति के रूप में स्थापित किया। बिल्कुल। और नौसेना दिवस मनाने के पीछे का उद्देश्य जो है वो है जनता के बीच नौसेना के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी और जागरूकता को बढ़ाना। इससे जो विभिन्न बंदरगाह शहरों में परेड आयोजित करना और अंतर्देशीय केंद्रों पर सार्वजनिक बैठकें आयोजित करना शामिल है। इसे काफी सफलता मिली थी और जनता में इससे काफी उत्साह भी पैदा हुआ। 21 अक्टूबर 1944 को रॉयल इंडियन नेवी ने पहली बार नौसेना दिवस मनाया और इसकी सफलता को देखते हुए हर साल बड़े पैमाने पर इसी तरह के समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया गया था उस समय। और समय के साथ साथ 1972 तक नौसेना दिवस 15 दिसंबर को मनाया जाने लगा और जिस सप्ताह 15 दिसंबर पड़ा करता था उसे नौसेना सप्ताह के रूप में मनाया जाता था। और फिर 1972 में वरिष्ठ नौसेना अधिकारियों के सम्मेलन ने यह निर्णय लिया कि भारत पाक युद्ध के दौरान अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में की गई अत्यंत सफल नौसैनिक कार्रवाइयों में याद की वजह से 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाएगा और 1 से 7 दिसंबर तक नौसेना सप्ताह का आयोजित किया जाएगा। ठीक है। और एक श्रोता है जो हमारे लिखकर भेजते हैं कि हम वही जिसने समंदर की लहर पर बांध साधा, हम वही जिनके लिए दिन रात की उपजी न बाधा, अथाह महासागरों से घिरे इस राष्ट्र की रक्षा में भारतीय नौसेना का योगदान अतुलनीय है। थलस्थ दायित्वों के बीच शांति सौभाग्य की रक्षा हेतु जल में 8 पहर साधनारत भारतीय नौसैनिक हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं और भारतीय नौसेना दिवस की उन्होंने हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। और भारतीय नौसेना दिवस की स्थापना मुख्य रूप से ऑपरेशन ट्राइडेंट के सफल नौसैनिक अभियान की याद में की गई। 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना ने कराची पोर्ट पर एक साहसिक हमला किया। 4 और 5 दिसंबर की रात भारतीय मिसाइल बोट्स और सपोर्ट शिप्स ने दुश्मन के युद्धपोत और तेल भंडारण टैंकों को निशाना बनाया था इसमें। और इसमें कई सारे दुश्मन देश के जो जहाज थे वो क्षतिग्रस्त तो हुए ही, साथ में डूब गए, और जबकि भारत का कोई भी जहाज नहीं डूबा। इस सफलता ने भारतीय नौसेना की आधुनिक साहसी और पेशेवर क्षमताओं को साबित किया। इसके बाद ऑपरेशन पाइथन में भी मतलब उस दुश्मन देश के आसपास दुश्मन के जहाज और तेल भंडारण को नुकसान पहुंचाया गया था। और युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत की जीत के बारे में वो बच्चे भी जो अब देश का भविष्य आगे बनने वाले हैं, उनको और भारत के सभी नागरिकों को शिक्षित करना बहुत जरूरी है। और इसे याद करने और सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए भी जो आज का दिन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और इसी को लेकर एक जो श्रोता है उनका वो लिखती हैं कि मुझे गर्व है कि मेरा भतीजा यानी कि मेरे छोटे भाई का जो बेटा है अभी कुछ महीनों पहले ही भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त हुआ है। भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी में देश की समुद्री सुरक्षा की सबसे बड़ी ताकत है। सीमाओं की सुरक्षा तक सीमित नहीं है, ये समुद्री खतरों को रोकने, समुद्री डकैती से निपटने, हमारे आर्थिक क्षेत्र की रक्षा करने और समुद्री मार्गों को सुरक्षित रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारतीय नौसेना ने मुश्किल परिस्थितियों में हजारों लोगों को राहत और सुरक्षा प्रदान की है। इस सेवा से जुड़े सभी को बधाई। और सही कह रही हैं ये, क्योंकि जो समुद्र में जो डकैती करते हैं, जो इस तरह की चीजें करते हैं, तो उनसे मतलब उससे भी बहुत सारे देशों की रक्षा करी है, बहुत से देशों के जहाजों को छुड़वाया है हमारे नौसैनिकों ने। बिल्कुल, ये दिन देश की मजबूत, आधुनिक और आत्मनिर्भर नौसेना की याद हमें दिलाता है, इसीलिए तो इसको सेलिब्रेट किया जाता है इसलिए। और हमारे महान देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुर नाविकों को सम्मानित भी आज के दिन किया जाता है। जी हाँ। और एक और जो श्रोता है वो लिखते हैं कि ये दिन भारतीय नौसेना की उपलब्धियों, समर्पण और देश के लिए किए गए योगदान को सलाम करने का एक अवसर है। नौसेना दिवस देश के समुद्री शक्ति और स्वदेशी युद्धपोतों और विमान वाहक पोतों जैसे उन्नत उपकरणों के माध्यम से आत्मनिर्भरता की मिसाल भी पेश करता है। भारतीय नौसेना जो भारत की लंबी तटरेखा, व्यापार मार्गों और नागरिकों को समुद्री खतरों से बचाती है, यह नौसेना की तकनीकी प्रगति और परिचालन उत्कृष्टता को भी प्रदर्शित करता है, जो कि भारत की समुद्री सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए बहुत
महत्वपूर्ण है। भारतीय नौसेना दिवस केवल युद्ध की सफलता का उत्सव नहीं होता आरती, बल्कि ये उस बहादुरी, समर्पण और रणनीतिक कौशल की भी याद दिलाता है जिससे नौसेना ने न केवल युद्ध में बल्कि शांति के समय भी, आपदा प्रबंधन के समय और मित्र देशों की सहायता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसा कि अभी आप बता रही थी। और ये दिन हमेशा हमें संदेश देता है कि एक मजबूत नौसेना तटों, द्वीपों और व्यापारिक समुद्र मार्गों की सुरक्षा ये करती है, देश की सुरक्षा और विकास में भी निर्णायक योगदान देती है अपना। सही बात है। और साथ ही एक श्रोता लिखते हैं कि आज का दिन जो है वो नौसेना के संरक्षण और संवर्धन हेतु निहित है। नौसेना हमारे समुद्री सीमा की सुरक्षा ही नहीं अपितु अपने समुद्री व्यापार के लिए भी आवश्यक है। इस दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज भारतीय नौसेना आधुनिक युद्धपोत और पनडुब्बियों को भी विकसित कर रही है, जिससे भारत केवल हथियार खरीदने वाला देश नहीं बल्कि एक सक्षम समुद्र शक्ति बन रहा है। जब भी 4 दिसंबर का दिन आता है तो सिर्फ एक तारीख के रूप में इसे हमें नहीं देखना चाहिए, बल्कि उस दिन के रूप में भी इसे हम याद कर सकते हैं जब भारत अपने समुद्री रक्षकों को सलाम करता है और उनकी निस्वार्थ सेवा को सम्मान भी देता है। बिल्कुल। तो बातें तो होती रहेंगी, एक गीत सुनते हैं जी।
बहुत खूब मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब, सुनो किसी शायर ने ये कहा बहुत खूब मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब, वो छलक जाता है जो पैमाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है, प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। चंचल जी, एक नौसेना दिवस के ऊपर ही एक ये आया है कमेंट, तो लिखती हैं कि हर साल नौसेना अपने आगामी फोकस को ध्यान में रखकर एक थीम चुनती है। नौसेना की तरफ से दी गई नेवी डे 2025 की जानकारी में नौसेना को कॉम्बैट रेडी, कोहेसिव, क्रेडिबल और आत्मनिर्भर फोर्स के रूप में रेखांकित किया गया है, जो तत्परता, विश्वसनीयता और आत्मनिर्भरता पर जोर देती है। चलिए, इनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा संदेश इन्होंने लिखा है हमारे जो साथी हैं। और अब हम बात करेंगे फोन के बैकअप के बारे में। जी, फोन एक बहुत जरूरी हिस्सा हो गया है आजकल हमारे जीवन का, बहुत ज्यादा। कई बार अगर हम घर से निकले और फोन भूल गए तो लगता है कि भाई जैसे बहुत कुछ छूट गया, हमारे जीवन से बहुत चीजें दूर हो गई। बिल्कुल। और हमारी जितनी जरूरी चीजें होती हैं वो सब कुछ फोन में ही होता है। कई बार कुछ पुरानी चीजें हैं जिन्हें हमें हमेशा अगर याद रखना है तो फोन का बैकअप लेते रहना जरूरी है, क्योंकि कई बार हम फोन भी बदलते हैं। आजकल जो होता है ना, फोटोज हैं या जो भी चीजें हैं वो सब फोन में ही हमारे रहती हैं। हाँ। जो जरूरी कागज हैं वो भी हमने उसमें फोन में कर रखा है, सब कुछ ले रखा है उसका बैकअप। तो अगर हमने उसका बैकअप नहीं लिया, कुछ परेशानी हो गई किसी भी चीज की वजह से, किसी वजह से, या फोन ही खो गया, तो वो हमारे हाथ से चली जाएगी। इससे बेहतर है कि हम उसका बैकअप लेके रखें अपने पास। ये इसलिए भी जरूरी है कि एक नियत समय के बाद हमें अपना इंस्ट्रूमेंट, जो मोबाइल का इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है, वो चेंज करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। खराबी की वजह से, खो जाने की वजह से, किसी भी वजह से वो चेंज करना पड़ता है। जब हम बदलते हैं उसको, तो जो हमारे पिछले मोबाइल में चीजें हैं वो नए मोबाइल में भी आ सकें, इसलिए भी वो बैकअप बहुत जरूरी है। और वैसे भी व्हाट्सएप जो भी ये होते हैं सोशल मीडिया, इस पे आता है कि आप एक हफ्ते का डाल सकते हैं, एक महीने का आपको बैकअप चाहिए। अब तो उसको आप करते रहें, क्योंकि आप बैकअप लेते रहेंगे तो आपके पास चीजें सुरक्षित रहेंगी। वो, और इसके लिए बाकायदा मोबाइल फोन में सेटिंग होती है कि आप कितने दिन तक का बैकअप लेके रखना चाहते हैं। आप एक एक हफ्ते में पुराना बैकअप लेना चाहते हैं, एक महीने का लेना चाहते हैं, तो इस तरह से आप इन चीजों को खुद से चुन सकते हैं। बिल्कुल। और आज लगभग हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है और हर कोई फोटो और वीडियो के जरिए यादों को सहेजना चाहता ही है, लेकिन अगर वो डिलीट हो जाते हैं तो फिर परेशानी हो जाएगी ना। मैं बिल्कुल, क्योंकि हमारी यादें भी लगता है कि डिलीट हो गई। हाँ बिल्कुल। तो अगर हमारा मुख्य डेटा है जो वो किसी वायरस या हार्डवेयर की खराबी से या गलती से डिलीट हो जाने के कारण खो जाता है, तो हम इस बैकअप कॉपी का उपयोग करके उसे वापस प्राप्त कर सकते हैं। फोन का बैकअप लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें हमारे सारे जरूरी चीजें रहती ही हैं, और बैकअप लेने से हम अपने डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उसे आसानी से वापस पा सकते हैं। साथ ही नया फोन लेते समय उसे आसानी से सेटअप भी कर सकते हैं। और अगर हमारे पास किसी बहुत अच्छे ब्रांड का फोन है तो हम उसका डेटा किसी लिंक के साथ हमें करना चाहिए, कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा फोन कभी खो गया है, चोरी हो गया है, टूट गया है और हमारे पास बैकअप नहीं है, तो भी ये डेटा जो है iCloud के साथ हमें मिल जाएगा। और जो खो गया है चीजें, कई बार उनको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है अगर हमने बैकअप नहीं लेकर रखा है। बिल्कुल, अगर हमने उसको iCloud के साथ में सिंक नहीं किया है तो अगर खो जाएगा तो फिर हम उसे वापस नहीं ले पाएंगे। और जो गूगल ड्राइव रहता है और iCloud जैसी क्लाउड सेव जो स्टोरेज सेवाएं होती हैं, वो इंटरनेट के माध्यम से फाइलों, फोटो, दस्तावेजों को सहेजने के लिए आपके लिए स्थान प्रदान करती हैं, जहां ये सुनिश्चित करती हैं कि व्यक्तिगत डेटा का सुरक्षित रूप से बैकअप लिया गया है और उसे कहीं से भी आप पुनर्प्राप्त कर सकते हैं, आप वापस ले सकते हैं। एक आसान उपाय यह है कि हम गूगल ड्राइव का इस्तेमाल करके अपने फोटो, वीडियो, संदेशों और अन्य चीजों की एक कॉपी अपने क्लाउड में सेव कर लें। हमारे एक साथी लिखते हैं कि मैं इसी रविवार की बात आपसे साझा करना चाहती हूँ। मैं रविवार को कुछ डाउनलोड कर रही थी। डाउनलोड करते करते पता नहीं क्या हुआ, मेरी फोन की सारी फोटो चली गई। और तो ये तो अच्छा हुआ कि मैंने बैकअप लेकर रखा था, तो मेरी कुछ फोटो वापस आ गई। कुछ तो चली गई और कुछ फोटो जिनका मैंने बैकअप लेकर रखा हुआ था वो वापस आ गई। और मेरा एग्जाम भी था, यानी दूसरे दिन सोमवार के दिन मेरा एग्जाम था, तो मुझे चिंता थी कि मेरे एग्जाम में मेरे जितने भी PDF हैं
वो नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, लेकिन अच्छा हुआ कि जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो इस PDF के ज़रिए मुझे मिल गई, क्योंकि मैंने बैकअप ले रखा था। इसीलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि बैकअप लेके रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, और सही कह रही हैं। और गूगल वन जो होता है उसका इस्तेमाल करके हमें 15 GB का मुफ्त स्टोरेज मिलता है, और गूगल ड्राइव में क्लाउड स्टोरेज मिलेगा, और हम अपने फ़ोन, कंप्यूटर, टैबलेट या फिर गूगल वन ऐप इंस्टॉल किए हुए किसी भी अन्य डिवाइस पर अपनी सामग्री को हम एक्सेस कर पाएंगे, उन्हें वापस देख पाएंगे, ले पाएंगे। एक बार बैकअप हो जाने के बाद हम अपने मतलब जो भी हमारा फ़ोन है उस पर, आईफोन पर या फैक्ट्री रीसेट करने पर या नया फ़ोन लेने और डेटा आसानी से ट्रांसफ़र करने की स्थिति में रहेंगे कि जो हमारा डेटा है वो हम दूसरे फ़ोन पर अपने जहाँ पे हमने स्टोर कर रखा है वहाँ से हम उसको ले सकते हैं। चलो अब बातें और करेंगे, लेकिन बीच बीच में गानों के साथ आगे बढ़ना जरूरी होता है। जाने मेरा दिल किसे ढूंढ रहा है इन हरी भरी वादियों में। जाने मेरा दिल किसे ढूंढ रहा है इन हरी भरी वादियों में। कभी न कभी तो टकराएगा दिल दिल से इन्हीं आबादियों में। जाने मेरा दिल किसे ढूंढ रहा है इन हरी भरी वादियों में। झरनों में नहाती जल परियां क्यों जाने मुझे ललचाती हैं। जंगल की कंवारी कलियां भी हंस हंस के कयामत ढाती हैं। हंस हंस के कयामत ढाती है। जाने मेरा दिल किसे ढूंढ रहा है इन हरी भरी वादियों में। कभी न कभी तो टकराएगा दिल दिल से इन्हीं आबादियों में। मदहोश मैं देखूंगा उसे तो क्या होगा। क्या नूर भरी सूरत होगी, क्या प्यार भरा जलवा होगा। क्या प्यार भरा जलवा होगा। जाने मेरा दिल किसे ढूंढ रहा है इन हरी भरी वादियों में। कभी न कभी तो टकराएगा दिल दिल से इन्हीं आबादियों में। ओ जाने मेरा दिल किसे ढूंढ रहा है इन हरी भरी वादियों में। कहिए, सुनिए एक खुशखबरी, कहिए ना। आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। शुक्रिया शुक्रिया।
रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 022-400-24662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने। तो हम बात कर रहे थे फोन के बैकअप के बारे में। हमारे बहुत सारे श्रोताओं के संदेश भी आ रहे हैं। बताइए क्या लिखा है हमारे श्रोताओं ने। अरे बहुत कुछ लिख कर भेज रहे हैं श्रोता तो, और उनमें से एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि आप अपने फ़ोन का बैकअप अपने गूगल ड्राइव का उपयोग करके ले सकते हैं। इसके लिए फ़ोन की सेटिंग में जाइए, बैकअप और रीसेट या सिस्टम बैकअप विकल्प चुनें और गूगल अकाउंट को जोड़कर बैकअप प्रक्रिया शुरू करें। आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अलग अलग डेटा जैसे कि संपर्क, कॉल, इतिहास, जो ऐप डेटा है उसका है, SMS या फोटो बैकअप आप चुन सकते हैं। और इस समय घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि समय है अंतराल का। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। विविध भारती परिसर में चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली। मैं हूं आपके साथ चंचल वर्मा और मैं हूं आरती श्रीवास्तव। तो और चंचल, हम बात कर रहे थे फोन की बैकअप की, तो आप बताइए किस श्रोता का कमेंट पढ़ने जा रही हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, तो बहुत सारे कमेंट हैं, देखिए ना, मैं आप स्क्रॉल करते चले जाएं जब तक मैं थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ, आप स्क्रॉल कर लीजिए तब तक का। तो इसके बैकअप के लिए आप जो भी एंड्रॉयड उपयोग करता है वो अक्सर गूगल वन का उपयोग करके अपने डेटा का बैकअप ले सकते हैं, और बाकी लोग आमतौर पर iCloud या कंप्यूटर पर iTunes फाइंडर का उपयोग करके बैकअप लेते हैं। और डिजीबॉक्स क्लाउड स्टोरेज में 20 GB तक फ्री स्टोरेज की सुविधा मिलती है। इसमें और भी सुविधा मिलती है, इसके लिए आपको लेकिन कुछ पेमेंट करना ही पड़ता है। और पहले चंचल जो हमारा जिसमें हम गूगल फोटोज होता था उस पे अच्छा विकल्प है, ये 15 GB मुफ्त स्टोरेज की सुविधा भी देता है, और जून 2021 तक इसमें असीमित स्टोरेज मुफ्त में मिलता था। लेकिन अब 15 GB से ज्यादा के स्टोरेज के लिए हमें कुछ पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और आपको लगता है ना कि स्टोरेज भी आपका फुल होने लगा है, तो आपको लगता है जो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है और अब आगे भी इनका कोई काम नहीं होगा, तो उनको डिलीट करके आप अपने डेटा को वापस से बढ़ा सकते हैं। हमारे श्रोता ने लिखा है कि एंड्रॉइड फोन भी यूजर्स को बैकअप के ऑटोमेटिक करने के ऑप्शन प्रदान करता है, और ये उस समय का चयन भी करता है जब आप चाहते हैं कि डिवाइस ऑटोमेटिक रूप से नियमित रूप से डेटा का बैकअप भी ले ले। ये सुनिश्चित करेगा कि किसी दुर्घटना की स्थिति में आपके पास नए डेटा तक की पहुंच हो। एक अन्य श्रोता ने कमेंट किया है कि फोन का बैकअप आज की डिजिटल जिंदगी में बहुत जरूरी हो गया है। ये सिर्फ डेटा सुरक्षित रखने का तरीका नहीं है, बल्कि अचानक से मोबाइल खो जाने, खराब हो जाने, चोरी हो जाने पर हमारी यादें, जरूरी फाइलें और कंटेंट को बचाने का भी बहुत बड़ा सहारा है। असल में फोन का बैकअप एक तरीके से डिजिटल इंश्योरेंस है जो हमें मानसिक शांति और भरोसा देता है बिल्कुल कि हमारी डिजिटल दुनिया सुरक्षित है। और इसके साथ ही वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट की जो क्लाउड स्टोरेज सुविधा है, जो ऑटो बैकअप और ऑटो सिंकिंग की सुविधा प्रदान करती है, इसके साथ में 5 GB की स्टोरेज सुविधा मिलती है, और 100 GB के लिए हमें हर महीने कुछ पैसे खर्च करने होते हैं। इसके लिए गूगल ड्राइव की सुविधा की बात कर लेते हैं। जीमेल के साथ 15 GB तक आपको फ्री स्टोरेज और वीडियो स्टोरेज की सुविधा मिलती है। और इसके अलावा iOS उपयोग करने वाले iCloud स्टोरेज को ज्यादा पसंद करते हैं। ये ऑटोमेटिक रूप से हर चीज का बैकअप ले लेता है, उसके लिए आपको कुछ करना नहीं होता, लेकिन 5 GB से ज्यादा के लिए हमें पैसे खर्च करने होते हैं। प्राइवेसी और सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत से विकल्प हैं आपके पास, लेकिन हाँ, इसके लिए मुफ्त स्टोरेज सिर्फ 2 GB तक मिलता है, आपको बाकी के लिए पैसे खर्च करने होते हैं। अगर हम बिना किसी आर्थिक भुगतान के अपनी सभी यादें और जरूरी दस्तावेज सहेजना चाहते हैं तो सबसे बड़ा क्या उपाय है हमारा चंचल? हम इसको अपने PD में यानी कि पेन ड्राइव
में, है ना, ये जो रहती है हार्ड डिस्क रहती है, उसमें हम सेव करके रख सकते हैं। और फोन में इतना ज्यादा भरने की जरूरत नहीं है, वो फोन से हम समय समय पर निकाल के उसमें डालते रहें, बिल्कुल, तो वो सुरक्षित भी रहेगा और हमारा फोन भी अच्छे खासे चलता रहेगा। क्योंकि बहुत ज्यादा जानकारी आती है, और क्योंकि बहुत ज्यादा जब भर जाता है ना फोन, तो वो नेट भी धीरे चलने लगता है, स्लो चलने लगता है और हैंग भी बहुत ज्यादा होने लगता है। बिल्कुल, हमारे फोन की जो कार्य करने की क्षमता है वो धीमी पड़ जाती है। हमारे एक श्रोता ने लिखकर बताया है कि आपका डेटा आपके निजी कंप्यूटर, हार्ड ड्राइव या मेमोरी में सेव होता है, इंटरनेट की जरूरत नहीं होती, डेटा की स्पीड तेज होती है, स्टोरेज की सीमा केवल आपके कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव जितनी ही होती है। आपके फोन को मैनुअल रूप से कंप्यूटर से जोड़ना पड़ता है, कंप्यूटर खराब होने पर डेटा खो सकता है। सही बात कह रहे हैं। और बहुत सी चीजें लिख के भेजी हैं हमारे श्रोताओं ने। एक लिखते हैं कि फोन का बैकअप लेने से यह सुनिश्चित होता है कि आपका डेटा, जैसे संपर्क, जो चीजें हैं वो सुरक्षित हैं। भले ही आपका फोन खो जाए लेकिन आपकी चीजें जो है वो आपको वापस मिल जाएंगी। हमारे श्रोता ने लिखा है कि फोन का बैकअप लेने के लिए फोन की सेटिंग्स में जाकर गूगल वन बैकअप सुविधा चालू कर सकते हैं, जो आपके ऐप डेटा, कॉल का हिस्ट्री यानी कॉल का इतिहास, संपर्क और सेटिंग्स को स्वचालित रूप से गूगल ड्राइव में बैकअप ले लेगा। इसके अलावा आप गूगल फोटोज ऐप का उपयोग करके अपनी सारी फोटोज और वीडियो का बैकअप भी ले सकते हैं और फाइलों को सीधे गूगल ड्राइव पर भी अपलोड कर सकते हैं। बिल्कुल। और एक चीज अब रह गई है, गीत सुनना। चलिए बिल्कुल सुन लेते हैं। रंग हाथ आए हैं।
चंचल, अब समय हो गया है कि हम कुछ घूमने की जाने की बातें कर लें और ये जानकारी साझा कर लें कि हम कहाँ जा सकते हैं। तो बताओ ना, कहाँ घुमाने लेकर जाओगी हमें आज और हम हमारे सुनने वालों को? आज हम चल रहे हैं नोंगजोंग की जानकारी लेने के लिए। तो इसके बारे में बताएं कि पहाड़ी की तलहटी में हम बादलों को एक विशाल सफेद समुद्र की तरह देख सकते हैं, जो खूबसूरत हरी भरी पहाड़ियों और घाटी पर अंतहीन रूप से तैर रहा है, खासकर क्षितिज पर यानी कि आसमान में। यह नजारा देखने लायक होता है। नोंगजोंग की प्राकृतिक सुंदरता इतनी मनमोहक है कि हम कुछ देर के लिए अपनी सारी चिंताएं भूल जाते हैं और तरोताजा हो जाते हैं। हमें चाहिए क्या, यही ढूंढने तो हम जाते हैं पहाड़ों पर। बिल्कुल। और ये जो जगह है पूर्वोत्तर राज्य के मेघालय राज्य के पूर्वी खासी हिल्स जिले में स्थित एक छोटा सा गांव है और ये बहुत अनोखा गांव है जहाँ की आबादी बहुत ही कम है। ग्रामीण यहाँ जो रहते हैं उनकी मूल भाषा अंग्रेजी है और हम कह सकते हैं कि यही भाषा बोलने में वो कुशल है। बाकी भाषाओं का जो ज्ञान है उनका वो बहुत कम है, या ना के बराबर है। जी। और ये गांव माविकिन्नू तहसील के अंतर्गत आता है और शिलोंग से 60 किलोमीटर दूर स्थित है। ये गांव अपनी पारंपरिक जीवन शैली और प्रथाओं के लिए प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र के स्थानीय लोग अपनी आय के मुख्य स्रोत के रूप में कृषि पर बहुत निर्भर हैं और यहाँ पर चावल, मक्का, बाजरा, हरी सब्जियों के साथ बहुत सारी अलग अलग फसलें वो उगाते हैं और साथ ही गाय, बकरी, मुर्गियां और इस तरह के पशुपालन भी वो करते हैं। ये जो जगह है इसका मुख्य आकर्षण है इसके व्यू पॉइंट जो गांव की पहाड़ी चोटी पर बने हुए हैं। जी हाँ, और यहाँ से आप मनमोहक सूर्योदय देख सकते हैं जहाँ नीचे की घाटी बादलों से ढकी होती है और सूर्य की किरणें पहाड़ियों की चोटियों को छूती हैं। घाटी के नीचे उमंगोट नदी बहती है और पहाड़ों पर फैली हरियाली इस जगह की खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। ये जो जगह है, अगर यहाँ आप जाते हैं घूमने के लिए तो घूमने के लिए कई झरने हैं और यहाँ जलप्रपात है। और ये जो जलप्रपात जिसकी हम बात कर रहे हैं, मांग फलांग जलप्रपात की यहाँ का मुख्य आकर्षण है, जो कि एक झरना है। साफ पानी के कुंड में ये गिरता है और घने जंगलों से घिरा हुआ है ये। बिल्कुल। और ये झरना गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर है और जंगल के रास्ते ट्रैक करके यहाँ पर पहुंचा जा सकता है, क्योंकि ट्रैकिंग के लिए बहुत लोग यहाँ पर आते हैं। पहाड़ी स्थल जहाँ भी होते हैं वहाँ ट्रैकिंग का आनंद लेने के लिए भी लोग जाते हैं। बहुत ज्यादा। और अगर हम पैदल घूमना चाहें और हमें रोमांच पसंद है तो नोंगजोंग मावरिखांग में ट्रैकिंग कर सकते हैं। और चट्टानों पर लटके खतरनाक बांस के रास्ते बने हुए ट्रैकिंग के लिए मुख्य रूप से बनाए गए, तो आप वहां भी जा सकते हैं, लेकिन भाई बहुत सावधानी से जाइए। बिल्कुल। अगर आप जाते हैं तो किसी एक्सपर्ट के अंडर ही जाइए और बहुत सुरक्षित जो चीज़ों का इंतजाम है उन्हें करके ही आप जाइए, क्योंकि ये ट्रैक मोव माइन व्यू पॉइंट तक हमें ले जाता है, जहां से मारविखांग चट्टान, रेगन घाटियों और आसपास के पहाड़ों के मनोरम दृश्य जो हैं वो देखने को मिलते हैं। अगर रोमांच पसंद है या रोमांच की तलाश कर रहे हैं तो हमें उमंगोट नदी में काइकिंग या राफ्टिंग का भी आप मजा ले सकते हैं। बिल्कुल। और ये भारत की बहुत साफ सुथरी नदियों में से एक है। जी हाँ। और यहाँ हम तेज बहाव और मोड़ों से गुजरते हुए पहाड़ियों और जंगलों के मनोरम दृश्यों का आनंद लेते हैं। नदी गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर है और हम पास के शहर दावकी से कयाक या राफ्ट किराए पर ले सकते हैं। और हमें नोंगजोंग से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर स्थित मावसमाई गुफा को भी अपनी लिस्ट में जगह देनी चाहिए। अपनी लुभावनी चूना पत्थर संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध ये गुफा एक रोमांचक यात्रा का अनुभव देती है। इसकी घुमावदार सुरंगों में घूमेंगे तो हमें प्रभावशाली स्टेलेक्टाइट्स और स्टेलेग्माइट्स दिखाई देंगे, जो इस क्षेत्र के विस्मयकारी भूविज्ञान की झलक हमें देते हैं। और नोंगजोंग से थोड़ी ही दूरी पर माफलांग पवित्र जंगल मिलते हैं, जो मेघालय के आध्यात्मिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। खासी लोगों के लिए ये प्राचीन वन उन सांस्कृतिक संरचना और पवित्र परंपराओं की गहराई से गुथे हुए हैं। जी, इन वनों को संरक्षित करने का अभ्यास न केवल प्रकृति की रक्षा का एक तरीका है, बल्कि पूर्वजों की मान्यताओं का सम्मान करने का भी एक तरीका है। खासी लोग इन वनों को शक्तिशाली आत्माओं का निवास मानते हैं और भूमि की रक्षा के लिए सख्त निषेधों का पालन करते हैं। और यहाँ के ग्रामीणों से कुछ स्थानीय उत्पाद भी खरीद सकते हैं अगर आप यहाँ जा रहे हैं घूमने, जैसे शहद है, मसाले हैं, यहाँ की फल, सब्जियां और हस्तशिल्प और स्मृति चिन्ह, ये भी यहाँ पर आप ले सकते हैं। ग्रामीण इन उत्पादों को प्राकृतिक और जैविक तरीकों से बनाते हैं और उचित दामों पर भी बेचते हैं। बिल्कुल। यहाँ ये कुछ पारंपरिक परिधान भी आप खरीद सकते हैं यहाँ के, जैसे कि जेनसेम, जो खासी महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला एक लपेटने वाला स्कर्ट होता है, या जिमफोंग, जो खासी पुरुषों द्वारा पहनने वाला एक लंबा कोट होता है। यहाँ कई तरह के व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं, जिनमें पुकलीन, चावल के आटे और गुड़ से बनी मीठी रोटी यहाँ प्रसिद्ध व्यंजन है। मतलब जैन
सेम ये जो कपड़े पहनावे हैं ये तो आप वहाँ पे पहने और साथ में ले जाके अपने दोस्तों को दिखाएं कि देखिए हमने वहाँ से खरीदा है। और भाई पहाड़ी जगहों पर अक्सर ठंड रहती है, तो यहाँ आप गर्मी के मौसम में भी जाएं या ठंड में जा रहे हैं तो खैर लेकर जाने ही पड़ेंगे। आरामदायक जैकेट जरूर लेकर जाएं, शॉल ले जाना ना भूलें, और जरूरी जो जूते हैं, क्योंकि ट्रैकिंग के लिए कुछ खास तरह के जूते होते हैं, तो अगर आपको ट्रैकिंग करनी है तो इन चीजों का पैकिंग करते समय ध्यान जरूर रखिएगा। बिल्कुल। और साथ ही यहाँ पे नकदी ही हमारा सबसे अच्छा मित्र है, क्योंकि एटीएम यहाँ पे बहुत कम मिलेंगे आपको, और डिजिटल भुगतान मतलब हमेशा काम भी नहीं करते ऐसी जगहों पे। तो जहाँ तक स्थानीय लोगों की बात है, खासी लोग बहुत ही मिलनसार और स्वागत करने वाले होते हैं। और नुंगजोंग गांव का निकटतम हवाई अड्डा है गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यहाँ रेल और सड़क परिवहन से भी आप पहुंच सकते हैं, तो पहुंचिए और यहाँ का आप आनंद लीजिए और हमें भी बताइए फिर अपना एक्सपीरियंस। और हम पहुंच जाए गाने तक, एक गाना सुन लेते हैं। बहुत मत जाइए, लेके करार हमारा, ऐसा न हो कोई लूट ले राह में प्यार हमारा। पास रहो या दूर तुम हो साथ हमारे, देंगे गवाही पूछ लो ये खामोश नज़ारे। नाज़नी बड़ा रंगी है वादा तेरा, ओ हंसी है किधर का इरादा तेरा। नाज़नी बड़ा रंगी है वादा तेरा, ओ हंसी है किधर का इरादा तेरा। आंख मुड़ती हुई जुल्फ उड़ती हुई, फासला क्यों है ज्यादा तेरा। हमदम मेरे खेल न जानो चाहत के इकरार को, जाने जहां याद करोगे एक दिन मेरे प्यार को। छाए हो मेरे दिल पे नजर पे तुम ही, आज तो मेरी उल्फत का कर लो यकीन। छाए हो मेरे दिल पे नजर पे तुम ही, आज तो मेरी उल्फत का कर लो यकीन। अभी हमसे तुम्हें एक लगावट तो है, तुम्हें हमसे मोहब्बत नहीं। हमदम मेरे खेल न जानो चाहत के इकरार को, जाने जहां याद करोगे एक दिन मेरे प्यार को। चंचल, अब हम बात करते हैं ना को स्वीकारने के बारे में। तो हमारे श्रोता अच्छा तुम भैया बताओ, मैं तुमसे कुछ कह दूं कि मैं तुम्हारे नहीं, लिए बिल्कुल ना मत कहना मुझे, मैं नहीं स्वीकार करूंगी। वाह वाह, ये बात अच्छी है ना कि हम कहें सबको कि ना को स्वीकारना चाहिए, तुम खुद ना को स्वीकार नहीं करोगे, मैं तो करना पड़ेगा। अभी स्वीकार नहीं करूंगी क्योंकि मुझे हमारे श्रोताओं ने जो कमेंट लिखे हैं ना वो पढ़ने हैं। ठीक है। तो हमारे श्रोता का कहना है, ना कहना या किसी की ना को असहमति को स्वीकार करना शायद किसी को ये विषय प्रसंग आज का ये विषय प्रसंग है ना एक महत्वपूर्ण सहमति के सिद्धांत पर जोर देता है। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी बात या काम के लिए ना कहता है तो उस इनकार को पूरी तरह से स्वीकार किया जाना चाहिए और उसका सम्मान भी किया जाना चाहिए। ये समझना कि किसी व्यक्ति को अपने शरीर, अपनी सीमाओं और अपने निर्णयों पर पूरा अधिकार है, जो दूसरे व्यक्ति द्वारा निर्धारित सीमाओं को मानना और उन्हें पार ना करना है। जी, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। और एक और हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि कुछ बातों में ना मुझे स्वीकार नहीं,
सत्कर्मों को छोड़ पाप का भार मुझे स्वीकार नहीं, जीवन भर संघर्ष करूं पर हार मुझे स्वीकार नहीं। मर्यादा की रेखा होगी पार मुझे स्वीकार नहीं, जीवन भर संघर्ष करूं पर हार मुझे स्वीकार नहीं। लेकिन फिर भी मांगू मैं पतवार मुझे स्वीकार नहीं, जीवन भर संघर्ष करूं पर हार मुझे स्वीकार नहीं। असली नकली चेहरों का किरदार मुझे स्वीकार नहीं, जीवन भर संघर्ष करूं पर हार मुझे स्वीकार नहीं। बिल्कुल हार को स्वीकारना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हार स्वीकार करके बैठ जाएंगे तो जिंदगी वहीं थम सी जाती है। हम आगे बढ़ने के लिए हताश और सब ऐसी भावनाएं हमारे अंदर आने लगती है, हीन भावना से ग्रस्त होने लगते हैं। बिल्कुल, तो हम हार को स्वीकारने की बात नहीं कर रहे हैं आपसे, हम ना को स्वीकार करने की बात कर रहे हैं। तो इस पर किसी ने आपको अगर किसी बात के लिए ना कहा है तो आप उससे गुस्सा मत होइए, उससे आप दुश्मनी मत करिए, उस ना को स्वीकार करिए सहजता से। हमें लगता है कि ये बिल्कुल इसे कट्टी करके हम दूर चले जाएं, उसे कट्टी मत करिए, ये कर सकते हैं। तो हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि ना को स्वीकार करना जरूरी है, क्योंकि ये सीमाएं निर्धारित करता है। ये समझना है कि हर अनुरोध या स्थिति के लिए हाँ कहना संभव नहीं है। व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करने में ना स्वीकार करना मदद करता है। अस्वीकृति का सामना करने से हम लचीला बनना सीखते हैं। ये हमें सिखाता है कि एक दरवाजा बंद हो जाने पर दूसरे अवसर तलाश कर लें, बजाय निराश होने के। किसी को खुश करने की कोशिश में अपनी जरूरतों और इच्छाओं की अनदेखी कभी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत सही कहा इन्होंने। और एक और श्रोता जो कहते हैं कि बहुत अधिक जिम्मेदारियां उठाने से आप शारीरिक और मानसिक रूप से थक सकते हैं। ना कहना तनाव को कम करने में मदद करता है। ना कहने से आप अपने काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रख सकते हैं। जब आप अपनी जरूरतों और को प्राथमिकता देते हैं तो आपका आत्मसम्मान भी बढ़ता है। और साथ ही एक और श्रोता है जो कहते हैं कि ना कहना और उसे स्वीकार करना जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, जो स्वस्थ रिश्तों और व्यक्तिगत सीमाओं को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही ये कहती हैं कि जीवन में संतुलन बनाए रखने और मानसिक शांति के लिए ना को स्वीकार करना बेहद जरूरी है। इस विषय पर बहुत सारे कमेंट लगातार हमें मिल रहे हैं। हमारे एक साथी का कमेंट है कि लोगों को ना कहना एक ऐसी महत्वपूर्ण कला है जो आप अपने आप विकसित कर सकते हैं। ये आपको व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए सामर्थ्य देती है। एक हद तक कि आपकी उत्पादकता और आपके रिश्तों को सुधारती भी है। इसके साथ ही ये आपको आत्मविश्वास और आत्मिक शांति देती है, जिससे आप उद्वेलित नहीं हो पाते। बिल्कुल। और आगे एक श्रोता का कमेंट है कि ना को स्वीकार करना जरूरी है। ये तो भाई बहुत अच्छी बात है। भला कब तक कोई हाँ हाँ करता रहेगा और आखिर क्यों कहेगा। वैसे भी वो कहते हैं ना कि ना में भी कहीं ना कहीं हाँ छुपी होती है, लेकिन बार बार दोहराए जाने वाले इस विषय में क्या छुपा है, इसके रहस्य की जानकारी हमें आज मिल रही है। अच्छा, एक और श्रोता जो हमारे कहते हैं कि नहीं को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वास्तविकता से निपटने, आत्म सुधार करने और उन चीजों को बदलने के लिए पहला कदम उठाने में मदद करता है जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं। नहीं को स्वीकार करने से हम असफलता से सीख सकते हैं, अपनी सीमाओं को समझ सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, अपनी सीमाओं को समझ सकते हैं और भावनात्मक रूप से स्वतंत्र महसूस कर सकते हैं। जिसे हम स्वीकार नहीं करते उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन जिस पर हम ध्यान देते हैं वो बदल सकता है। और आरती, आज एक बहुत खास दिन का जिक्र हमने किया था, जो है वन्य जीवन, विश्व वन्य जीवन संरक्षण दिवस। और देश दुनिया में जो वनस्पतियां या जीव की प्रजातियां लुप्त हो रही हैं, इनको बचाने और इनके संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिन का आयोजन हर साल 4 दिसंबर को किया जाता है। प्रकृति के बहुत कुछ शानदार जीव कुछ इंसानों के लालच की वजह से लुप्त हो रहे हैं और या फिर लुप्त होने की कगार पे भी पहुंच रहे हैं, जिससे जो वन्य जीव हैं या हमारा पारिस्थितिक तंत्र है उसको बहुत नुकसान हो रहा है। बिल्कुल। और ये दिन वन्य जीव जैव विविधता संतुलन के लिए खतरा बन रहे मुद्दों के प्रति जागरूक होने और इस दिशा में कार्रवाई करने के लिए बहुत जरूरी है। और बहुत से दुर्लभ पशुओं के विभिन्न अंगों और उत्पादों की मांग, इसी की कालाबाजारी के लिए कई वन्य जीव प्रजातियों का अवैध शिकार किया जाता है, जिससे कि विलुप्त होने की कगार पर है। और इनके विलुप्त होने से मानव जाति पर भी बहुत खतरा होता है। जैसे जैसे मनुष्य जो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में यात्रा करते बसते गए, उन्होंने खेती के लिए जमीन साफ की, ये सब चीजें की, जंगल काटे और पैसों के लिए अवैध शिकार और जाल बिछाना शुरू किया और दुनिया भर में वन्य जीवों की आबादी घटने लगी इसकी वजह से। 8 नवंबर 2012 को हिलेरी क्लिंटन ने विश्व वन्य जीवन संरक्षण दिवस के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इनके संरक्षण के लिए वन्य जीव प्रेमियों को इसमें शामिल करने के लिए कार्रवाई की, आह्वान किया। उन्होंने वन्य जीव तस्करी की समस्या से निपटने के लिए भी रूपरेखा प्रस्तुत की और आज भी जो लुप्त हो रही हैं प्रजातियां या फिर जिनका अवैध व्यापार बहुत बढ़ रहा है, उनके लिए काम किया। हालांकि दुनिया भर की बहुत सारी
सरकारें इसे रोकने के लिए अपनी भरपूर कोशिश कर रही हैं। कुछ मामलों में उनको सफलता भी मिल रही है, लेकिन फिर भी बहुत सारी प्रजातियां ऐसी हैं जो शिकारियों से पूरी तरह से अभी भी सुरक्षित नहीं हैं। इससे केवल वन्यजीव प्रभावित नहीं होते, बल्कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में वन क्षेत्रों में उनके आसपास रहने वाले लाखों लोगों का जीवन भी इससे प्रभावित हो जाता है। इसलिए बिल्कुल अभी समय आ गया है कि हम वन्य जीवों के संरक्षण और उनकी सुरक्षा के लिए मिलकर काम करें, ताकि उनका जो अस्तित्व है वो सुरक्षित रह सके। बिल्कुल। और इसी पे एक विषय पे इन्होंने लिखा, एक कमेंट भेजा है हमारे एक साथी, कहती हैं कि विश्व वन्य जीव दिवस 2025 की जो थीम है वो है वन्य जीव संरक्षण वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश। ये थीम वन्य जीव संरक्षण के लिए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता और उनके सतत उपयोग पर जोर देती है, ताकि लोगों और ग्रह दोनों के लिए एक स्थायी भविष्य को सुनिश्चित किया जा सके। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले गाने की तरफ। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। सपनों की शहनाई बीते दिनों को पुकारे, दिल के द्वारे। ओ छेड़ो तराने मिलन के प्यारे प्यारे संग हमारे। बदले ना अपना ये आलम कभी, जीवन में बिछड़ेंगे ना हम कभी। हो बदले ना अपना ये आलम कभी, जीवन में बिछड़ेंगे ना हम कभी। यूं भी जाओगे आखिर कहाँ होगे हमारे। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। सपनों की शहनाई बीते दिनों को पुकारे, दिल के द्वारे। आगे भी होगा जो उसका करम, ये दिन तो मनाएंगे हर साल हम। अपने आंगन नाचे गाएंगे चंदा सितारे। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। सपनों की शहनाई बीते दिनों को पुकारे, दिल के द्वारे। कार्यक्रम का समय लगभग पूरा हो चला है। लेते हैं अपने सुनने वालों से इजाजत। चंचल वर्मा और आरती श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। सखी सहेली।